दोस्तों हमारी प्रोफेशनल रशियन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको हमारे रशियन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए हम जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही अगर आपको हमारे स्टडी इन रशिया प्रोग्राम में इन्वेस्ट करके हमारे ऑलरेडी प्रॉफिट में रनिंग बिजनेस में पार्टनर बनना है तब भी हमें इसी नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। गाइस, इंडिविजुअल एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो ब्रिक्स तो सभी को पता होगा, 5 कंट्रीज को मिलाकर ब्रिक्स बना। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जिसमें वर्ल्ड के इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। दुनिया की टोटल जीडीपी का 30% शेयर इन्हीं कंट्रीज का है। दुनिया भर में जितने भी बिजनेस होते हैं उसका 16% बिजनेस यही कंट्रीज करते हैं और दुनिया की 41% आबादी भी इन्हीं कंट्रीज में बसती है। इसलिए रीजनल और ग्लोबल मामलों में इन कंट्रीज का अपना प्रभाव है। तो जब वर्ल्ड ट्रेड का इतना बड़ा हिस्सा इन देशों के बीच है, हमारे जैसे डेवलपिंग और पोटेंशियल देशों में, तो हम क्यों भला डॉलर में डील करें? और जब अमेरिका और यूके का, जब इन कंट्रीज का कोई रोल ही नहीं है, जब सब कुछ हम ही कर रहे हैं, तो वो भला कमीशन क्यों कमाए? तो हमारे बीच ब्रिक्स जैसा एक यूनियन हो, वहाँ पे हमारे करेंसी हो और हम प्रॉफिट कमाए। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया था रशिया का। बट वो कहते हैं ना, हर ग्रुप में एक स्पॉइलर होता है जो हर अच्छे खासे प्लान को स्पॉइल करना चाहता है। अब क्योंकि चाइना का इकोनॉमी का जो वेट है वो थोड़ा भारी है, तो ये पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। इवन वो पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। और ऑब्वियसली ऐसा होगा तो ब्रिक्स का पूरा पर्पस ही खत्म हो जाएगा। वैसे भी ब्रिक्स में 2 एनिमीज कंट्री इंडिया और चाइना पहले से ही है, तो किसी भी प्लान में काम कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि इंडिया ने अपने पास से सीखा है कि चाइना पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। रशिया तो पहले से ही हमारा ट्रस्टवर्दी पार्टनर था ही, लेकिन चाइना ने हमेशा चीट किया है। तो इससे इंडिया ब्रिक्स पर पूरी तरीके से रिलाई भी नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान को ब्रिक्स में ऐड करने की बात कही है, इससे तो यही लगता है उसने बिल्कुल भी इंडिया के बारे में नहीं सोचा, जो कि ब्रिक्स का एक बहुत अहम पार्ट है। अब जहां इंडिया जैसे ह्यूज कंट्री के अगेंस्ट पाकिस्तान जैसे कंट्री को ब्रिक्स में ऐड करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर ब्रिक्स का सक्सेसफुल होना थोड़ा मुश्किल है। और मुझे लगता है इस मामले में रशिया को आगे आना चाहिए और चाइना के इस स्टूपिड प्लान को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बट एनीवे, तो चलिए हम वीडियो देते हैं उसमें क्या कहा गया है और आने वाले कल में ब्रिक्स का क्या पोटेंशियल है। 2022 में ब्रिक्स समिट में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ब्रिक्स इकोनॉमी ब्लॉक की तुलना एक जायंट शिप से की जो तेज आंधी और तूफान के खिलाफ आगे बढ़ रहा है। ब्रिक्स 5 अलग अलग कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से बना है। लेकिन ये उनका स्टेटस है जैसे कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े इमर्जिंग मार्केट्स जो उन्हें एक साथ लाए। The status as some of the world's biggest emerging markets that brought them together. ब्रिक्स नेशंस का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 24.7 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक है, जो कि यूनाइटेड स्टेट के जीडीपी से लगभग 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स बढ़ा है और ग्लोबल जीडीपी का 1/4 है। Than the GDP of the United States and a quarter of global GDP. ये 5 कंट्रीज दुनिया की पॉपुलेशन का 2/5 हिस्सा बनाते हैं, या 3.2 बिलियन लोग भी। 3.2 billion people. ब्रिक्स एक बहुत ही डिफरेंट ग्रुप के रूप में शुरू हुआ था। वहाँ कभी इंटरनेशनल एडजस्टमेंट नहीं था। There was never internal coherence. हर साल ब्रिक्स समिट होता है और हर साल कोई ना कोई इसके एंड का प्रेडिक्शन करता है। क्या आपने कहा कि ब्रिक्स के पहली बार आने के बाद से दुनिया में काफी बदलाव आया है? प्रेडिक्शन की तुलना में ये कंट्रीज अभी भी लंबे समय से एक साथ है। एक मेन ब्रिक्स मेंबर द्वारा पेंडेमिक, पॉलिटिकल उथल-पुथल और वॉर शुरू हो गया। तो ये एक इकोनॉमिक ब्लॉक कैसे बना और इसका फ्यूचर क्या है? Waged by a key BRICS member. So how did this economic bloc form and what's in its future? ये एक सरप्राइज के रूप में आ सकता है कि ब्रिक्स अपने मेंबर्स का इनोवेशन नहीं था। 2001 में गोल्डमैन सैक्स फिर चीफ इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नाइल ने बेहतर इकोनॉमिक ब्रिक्स का निर्माण करने के लिए पेपर में ब्रीफली नाम दिया। उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि इकोनॉमी वेट का ग्रुप, जो उस समय ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना को रिफेयर करता था, वो अगले दशक में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज को रिसीव करने की क्षमता के साथ आगे बढ़ेगा। Over the next decade, with the potential to eclipse the world's biggest economies. प्रेडिक्शन अगले कुछ सालों के लिए सच साबित हुआ। कंट्रीज के सालों में बढ़ती इंप्रेसिव ग्रोथ के साथ ब्रिक्स एक फाइनेंशियल टॉकिंग पॉइंट बन गया और कंट्रीज के लीडर्स ने गति पकड़ ली। चारों कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर 2006 में पहली बार एक साथ आए थे और उनके लीडर्स 2008 में G8 मीटिंग के साइडलाइंस पर मिले। First got together in 2006 and their leaders met on the sidelines of the G8 meeting in 2008. एक साल बाद पहला ब्रिक्स समिट रशिया में हुआ था और 2011 में साउथ अफ्रीका को इस ग्रुप में ऐड किया गया और तब से लीडर्स कोऑपरेशन और ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए एनुअली मिलते हैं। Annually to discuss cooperation and global issues. जोंगयान जोइलिu न्यूयॉर्क में स्थित एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट काउंसिल में फॉरेन रिलेशन पर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की एक मेंबर है। An American non-profit based in New York.
जब ब्रिक्स पहली बार 2009 में एक साथ आए थे, जो एक ग्लोबल फाइनेंशियल उथल-पुथल का समय था, स्पेशली वेस्ट में यूनाइटेड स्टेट में लेमन ब्रदर्स के कोलैप्स से शुरू हुआ था। लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज, स्पेशली चाइना और इंडिया, क्राइसिस से पूरी तरह रिकवर हो गए। कुछ ऐसा था जिसने ग्रुप्स को गति दी। Especially China and India recovered from the crisis relatively unscathed, something that gave the group momentum. ये 2013 की कमोडिटी क्राइसिस तक नहीं था कि विंड के ब्लॉक्स को सेल से बाहर ले जाया गया था। ब्राजील और रशिया की ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमीज कम होने लगी और इन्वेस्टर्स ने होनहार ग्रुप्स को लिखना शुरू कर दिया। लेकिन भले ही ब्रिक्स वेस्ट के माइंड के सामने नहीं आता था, फिर भी कंट्रीज का मिलना जारी रहा। But even though BRICS was no longer front of mind for the West, the countries continued to meet. चार्ल्स ओनाइजू चाइना के स्टडी सेंटर के डायरेक्टर हैं, एक थिंक टैंक जो चाइना और अफ्रीका के बीच कोऑपरेशन को बढ़ावा देने पर फोकस्ड है। ब्रिक्स उन मुद्दों को शामिल करने के लिए एक नए अपॉर्चुनिटी के फ्रेमवर्क को रिप्रेजेंट करता है, जो ग्लोबल गवर्नेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Engage issues that are very critical to global governance. ग्लोबल अफेयर्स पर इस फोकस ने G7 के साथ तुलना की। G7 7 के ग्रुप्स के लिए खड़ा है और इसमें दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल और एडवांस इकोनॉमीज कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है। जबकि ग्रुप दुनिया की जीडीपी का लगभग 44% रिप्रेजेंट करता है। कंट्री दुनिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 10% बनाता है। 4% of the world's GDP, the countries only make up 10% of the world population. आप देखते हैं कि ब्रिक्स के मेंबर्स खुद को एक ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर मानते हैं। हालांकि ये ब्रिक्स को एक ग्लोबल गवर्नेंस बॉडी बनाने की कोशिश करता है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम के लिए अल्टरनेटिव और सप्लीमेंट्री है। Body that is alternative and supplementary to the existing system. डेवलप्ड कंट्रीज को इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ जोड़ा जा सकता है। अपराजिता पांडे एक फॉरेन पॉलिसी कमेंटेटर हैं, जिन्होंने भारत के ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन जैसे थिंक टैंक्स में कंट्रीब्यूट किया है। आपने हमेशा देखा होगा कि इमर्जिंग इकोनॉमीज का एम बेहतर बनना है और भी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड होना है और बहुत से हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करना है और ये सुनिश्चित करना है कि उनकी सोशल स्पेंडिंग उनकी इनकम से अधिक ना हो और ये भी सुनिश्चित करना है कि वो डेवलपमेंट के दौरान अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। उन्हें G7 जैसे ग्रुप से कंपेयर कर रहे हैं, ये सही नहीं है। ब्रिक्स धीमी गति होने के बावजूद भी ग्रोथ टेरिटरी में वापस आने में सफल रहा है। लेकिन 2020 की शुरुआत खराब रही और ब्रिक्स इकोनॉमी के लिए ये कुछ अलग नहीं रहा। बात है कोविड पैंडेमिक के बैकग्राउंड के खिलाफ इकोनॉमिक शॉक और ग्लोबल सप्लाई चेन का रिकॉन्फिगरेशन। हम यूनाइटेड स्टेट में फेडरल रिजर्व के साथ भी इंटरेस्ट रेट में वृद्धि कर रहे हैं। And we are also dealing with the Federal Reserve in the United States is hiking interest rate. ज्यादातर डिबेट इस बात पर है कि क्या ब्लॉक अपनी फुल इकोनॉमिक पोटेंशियल को पाने में सफल या असफल साबित हुआ है। फैक्ट ये है कि ब्रिक्स अपने डाइवर्स ग्रुप के बावजूद भी एक साथ रहने में कामयाब रहे हैं और उस समय उन्होंने अपना खुद का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज किया। इसमें यूएस डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज देने के लिए एक रिजर्व करेंसी और स्विफ्ट सिस्टम के लिए उनके अपने अल्टरनेटिव शामिल है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए दुनिया भर के बैंक्स द्वारा यूज किया जाने वाला एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। To the SWIFT system, which is a messaging platform used by banks worldwide to make financial transactions. 2014 में रशिया के क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद ये वो समय था जब यूरोप में लीडर्स ने इस बात पर सोचना शुरू कर दिया कि हम कैसे रशिया और रशियन बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से हटाते हुए न्यूक्लियर ऑप्शन का सहारा लेते हैं। उस समय रशिया ने अल्टरनेटिव ट्रांजैक्शंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ रखना शुरू कर दिया था ताकि रशिया जियोपॉलिटिकल रीजन से ज्यादा मोटिवेट हो। रहे भी इंटरनेशनलाइजेशन की शुरुआत के दिनों में चाइना के लिए केस वास्तव में अलग है। चाइनीज बैंक्स और विशेष रूप से छोटे बैंक्स के लिए रियल पेन ये था कि उनका स्विफ्ट सिस्टम से स्टेबल कनेक्शन नहीं था। Smaller banks, they did not have a stable connection to the SWIFT system. चाइनीज पॉलिसी मेकर्स ने ये सोचना स्टार्ट कर दिया है कि कैसे इस रेमेबी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करें। लेकिन 2018 में यूएस चाइना के ट्रेड वॉर के बाद से ऐसा लगता है कि चाइनीज एंटाइटीज पर सैंक्शंस होने का रिस्क बढ़ रहा है। इसलिए चाइनीज पॉलिसी मेकर्स ने ये सोचना स्टार्ट कर दिया है कि चाइना एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज पॉसिबल सैंक्शंस के खिलाफ बचाव या इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए कैसे कर सकता है। Infrastructure to provide a hedge or a insurance against possible sanctions. और एक नया डेवलपमेंट बैंक है। ब्रिक्स और अन्य इमर्जिंग या डेवलपिंग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट करने के लिए 2015 में ब्रिक्स कंट्रीज द्वारा एनडीबी की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना के बाद से संघाई हेडक्वार्टर्ड लेंडर ने क्लीन एनर्जी, अर्बन मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट से लेकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक के प्रोजेक्ट्स में लगभग $32 बिलियन का फाइनेंस करने का दावा किया है। Clean energy,
urban mobility, transport to digital infrastructure. वो वास्तव में इमर्जिंग मार्केट्स हैं जो वर्ल्ड बैंक के IMF जैसे एग्जिस्टिंग लेगेसी इंस्टीट्यूशन के अल्टरनेटिव के रूप में अपना खुद का अल्टरनेटिव फाइनेंशियल गवर्नेंस बॉडी स्थापित करने की कोशिश करता है। किसी कंट्री के लिए इंटरनेशनल मार्केट में कैपिटल बढ़ाने के लिए आपको इवेल्युएट करना होगा, रिस्क के आधार पर, कस्टमर क्रेडिट रेटिंग के आधार पर और कई तरीकों से। इसलिए अगर आपके पास अच्छी क्रेडिट रेटिंग नहीं है तो आप सस्ते में या कभी भी फंड्स नहीं बढ़ा सकते हैं और आप सिंपली फंड्स बढ़ा नहीं सकते। Necessarily have a good credit rating, in many ways you cannot raise funds cheaply, or sometimes you just simply cannot raise fund. विशेष रूप से इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए IMF से ऐसे लोन्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना डिफिकल्ट है और भले ही वो उन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो इसके साथ कंट्री के लिए आने वाले ऑस्टेरिटी मेजर्स और आने वाले स्टेट के लॉस लगभग हार्मफुल हैं। Loss of sovereignty for a country that comes with it, it's almost devastating. अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के हेड ने मेंशन किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को क्लियर करने के लिए अफ्रीका को ईयरली बेसिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। न्यू डेवलपिंग बैंक ब्रिक्स फैमिली से आगे भी डेवलपिंग कंट्रीज को लिक्विडिटी और लैंडिंग प्रोवाइड कर रही है। Developing countries, even beyond immediate BRICS family. 2021 में NDB ने बांग्लादेश, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और आर्गुआ को नए मेंबर के रूप में शामिल करने के लिए एक्सपेंड किया। पोटेंशियली 4 कंट्रीज में 280 मिलियन से ज्यादा लोगों को प्रॉफिट हुआ। ब्रिक्स ग्रुप के एक्सपेंडिंग के बारे में भी बात हो रही है। पोटेंशियल नए मेंबर्स के रूप में इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज का नामकरण करते हुए चाइना ब्लॉक को बढ़ाने के बारे में डिस्कशन लीड कर रहा है। ईरान और अर्जेंटीना के ब्रिक्स में शामिल होने के एप्लीकेशन के साथ क्या इमर्जिंग मार्केट्स इकोनॉमी का एक नया फॉर्मेशन पॉसिबल हो सकता है? New formation of emerging market economies be possible? चाइना ने एक्सपेंशन के आइडिया को जारी किया है लॉजिकल अन्य कंट्रीज में शामिल होने के लिए। G20 के अन्य नॉन वेस्टर्न मेंबर्स होंगे, ये आपको मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, टर्की ले जा सकते हैं। बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक रेंज है जो इन ग्रुप्स का हिस्सा है और आइडियली चाइना जो चाहेगा वो इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज का एक बड़ा ग्रुप होगा जो उन इंटरनेशनल बॉडी के लिए एक काउंटर वेट के रूप में काम करेगा जिसके दिल में यूनाइटेड स्टेट और उनके पार्टनर्स हैं। Counterweight to those international bodies that have the United States and its allies at their heart. 2013 में नॉन ब्रिक्स कंट्रीज को एनुअल समिट में अटेंड करने के लिए इनवाइट किया गया था और चाइना ने 2017 में ब्रिक्स प्लस फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा। अन्य कंट्रीज ने ब्रिक्स प्लस फ्रेमवर्क में शामिल होने का इंटरेस्ट दिखाया जिनमें नाइजीरिया, UAE, सऊदी अरेबिया, कजाकिस्तान और थाईलैंड शामिल हैं। UAE, Saudi Arabia, Kazakhstan and Thailand. यहाँ तक कि जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तब भी ये कंट्रीज एक इक्वल फुटिंग पर नहीं था। ये कंट्रीज एक साथ आए क्योंकि प्रेडिक्शन था ये इकोनॉमीज बढ़ने वाला है और क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज किया कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के कंस्ट्रक्शन के समय उनके पास निश्चित मात्रा में पावर नहीं था। अभी भी जब हम इन कंट्रीज को देखते हैं जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं वो एक इक्वल लेवल के प्ले फील्ड में बिल्कुल नहीं है। केवल एक चीज है जो ये दिखाती है कि कंट्रीज पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अपने जर्नी के डिफरेंट पोजीशंस पर हैं। वो एक साथ आ सकते हैं जो ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमीज के लिए काम करने के स्थापित तरीकों के अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रही है। Alternative to established ways of functioning for global politics and economics. हालांकि अभी भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टिंग ब्रिक्स मेंबर्स सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। चाइना और इंडिया के टेरिटोरियल इश्यूज रहे हैं, जबकि एंटी चाइना रिटोरिक कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ब्राजील के बोल्सोनारो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक हेड बन गया। संकेत है कि ब्रिक्स नेशंस के बीच यूनिटी एक चैलेंज साबित हो सकता है। Signs that solidarity amongst the BRICS nations might prove to be a challenge. ब्रिक्स समिट में ये पहली बार है जब एक मेन मेंबर रशिया दूसरे सॉवरिन स्टेट के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर रहा है और तब से ये वेस्ट द्वारा लगाए गए स्ट्रॉन्ग पुनिटिव सैंक्शंस के अंडर रखा गया है। इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका वो सभी यूएस जनरल असेंबली रेजोल्यूशन से दूर रहते हैं। उन्होंने रशिया के यूक्रेन पर अटैक की निंदा की, अन्य मेंबर्स ने भी की। ब्राजील ने भी रशिया की निंदा की, लेकिन फिर भी उसने वेस्ट द्वारा लगाए गए रेकलेस सैंक्शंस को भी क्रिटिसाइज किया। Did condemn Russia, but then it also criticized the indiscriminate sanctions imposed by the West. ब्रिक्स एक सिक्योरिटी ग्रुप नहीं है और ये कभी भी एक कलेक्टिव मिलिट्री पैक्ट नहीं था। ये इकोनॉमिक है। एंटी चाइना बयानबाजी है, लेकिन ब्राजील अभी भी चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है। There has been anti-China rhetoric, but at the same time, Brazil is still trading with China. ब्रिक्स की यूनिटी स्टोन पर नहीं लिखी गई है। मेरा मानना है कि ये एक प्रोसेस है, ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। इस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन को मैनेज करने के लिए ब्रिक्स एक इम्पोर्टेंट नेटवर्क है। To manage such a geopolitical tension, ब्रिक्स में भारत और चाइना का मिलना बहुत जरूरी है, दो नेबर्स को बात करने के लिए और दोनों नेबर्स को एक कॉमन ग्राउंड ढूंढने के लिए। talking to keep the two neighbors focused on finding a common ground.
आपको क्या लगता है कि ब्रिक्स ग्लोबल ऑर्डर में कहाँ स्थित है? ग्लोबल स्टेज पर ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट और विजिबल रोल प्ले कर रहा है और ये साफ है कि ये ट्रेंड जारी रहेगा। मुझे लगता है कि न सिर्फ एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम बल्कि एक अधिक ब्रॉड बेस्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जो बहुत ज्यादा इंक्लूसिव है, और उस बारे में मेरा मानना है कि वेस्ट को भी बड़े प्रोस्पेक्ट को शामिल करने से नहीं रोका जा सकता है। Architecture that is much more inclusive, and in that respect, I believe that even the West cannot be foreclosed from engaging the BRIC prospects. जियोपॉलिटिकल टेंशन के समय में ब्रिक्स का रिलेवेंस पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बेसिकली कुछ कंट्रीज को दिखाता है जो वेस्ट सैंक्शंस के बारे में कंसर्न है। उन्हें हेजिंग स्ट्रेटेजी की जरूरत है, उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत है। They need an insurance policy. तो पहला कमेंट है नट ऑफ रेबो। इन्होंने लिखा है ये वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया के आउटलेट से ब्रिक्स की एक शॉकिंगली बैलेंस्ड प्रेजेंटेशन थी, वेल डन। फिर काइमिंग रेमन चॉय ने लिखा है जब इंडिया और चाइना अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए अपने छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड में रखते हुए एशिया पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता इंश्योर करते हैं तो इसका बेनिफिट इंडिया, चाइना और सारे एशियन कंट्रीज को मिलेगा। जब ये दो कंट्री जिनकी पॉपुलेशन 35% है, अगर ये एक साथ खड़े हुए तो अमेरिका या किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होगा उनके क्षेत्र में प्रॉब्लम क्रिएट करना। फिर क्रिस्टोफर एच ने लिखा है मेरा वोट ब्रिक्स के लिए है। मैं उन G7 कंट्रीज के लोगों से परेशान हो गया हूँ जो दूसरे कंट्रीज को बुली करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा अगर एशियन कंट्रीज मिलकर रहें। अगर एशियन कंट्रीज मिलकर रहते हैं तो वो इतने स्ट्रांग होंगे कि किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज की एशियन कंट्री पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं होगी। लेकिन जैसी चाल चाइना की है उससे तो उस पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ खुद का इंटरेस्ट देखता है और समय आने पर अपना असली रंग दिखा देता है। जो खुद के लोगों का ना हो सका वो दूसरों का क्या होगा। हमारे कंट्री में हम अपने सोल्जर्स को कितना सम्मान देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन चाइना की गवर्नमेंट अपने सोल्जर्स को इंसान ही नहीं मानते। जहाँ उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे हैं, लोगों की सिक्योरिटी और पीस के लिए फैमिली से दूर होकर खुद की जानें गंवाते हैं। लेकिन चाइना के गलवान वैली में आज तक कितने सोल्जर्स मारे गए थे उसके नंबर्स आज तक किसी को नहीं पता। कईयों के फैमिली को तो उनकी बॉडीज भी नहीं मिली और उन्हें कभी इसका पता नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ था। तो ये खुद के इंटरेस्ट के सामने दूसरों को कुछ नहीं मानते। तो जो खुद के लोगों का ना हुआ उससे दूसरों की उम्मीद कैसे करे। हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी कि चाइना ने अपने सोल्जर्स के हाथों में एक सेंसर वॉच लगाया है। ये ह्यूमन बॉम्ब ही एक तरह से। अगर उन्हें पता चला कि किसी भी सोल्जर्स ने इंडिया के सामने सरेंडर किया तो वो उसी वक्त फट जाएगा। मतलब जान जाए तो जाए पर नवा भी ना जाए। फिर अगला कमेंट है कैप्टन ऑफ द सी। इन्होंने लिखा है यूरोप और यूएसए को डर है कि इंडिया चाइना अलायंस मिलकर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाएगा और फिर इनकी नहीं चलेगी। फिर अगला कमेंट है जैस कैम। इन्होंने लिखा है अगर ब्रिक्स अपनी बॉर्डर में स्थिरता बनाए रखने पर फोकस करते हैं और अदर कंट्रीज के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करते हैं तो वो G7 के समान हो जाएंगे। रूल नंबर 1, घर की देखभाल करें। नंबर 2, ईरान और वेनेजुएला को इनविटेशन देने से ये उनके ग्लोबल इन्फ्लुएंस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने और उसे एक्सपैंड करने में मदद मिलेगी। E7 इकोनॉमी अलायंस 7 बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। वेल, आशा तो नहीं है ऐसा होगा क्योंकि चाइना को आदत है दूसरों की कंट्रीज में टांग अड़ाने की। फिर हेनरी वोंग ने लिखा है G8 और अमेरिकन हेजमनी और उनके षड्यंत्रों का मुकाबला करने के लिए ब्रिक्स का दूसरे कंट्रीज में एक्सपैंड करना बहुत अच्छा है। वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज IMF और वर्ल्ड बैंक में यूएस और वेस्टर्न डोमिनेंस में ब्रिक्स एक अच्छा विकल्प बनेगा। फिर लायन किंग ने लिखा है ब्रिक्स के नेशंस को एक साथ जुट होकर रहना होगा ताकि उन्हें दूसरे एस्पायरिंग कंट्रीज द्वारा सीरियसली लिया जाए। फिर ड्रैंजेक्स पैटर्न ने लिखा है ब्रिक्स एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें ह्यूमन बींग्स को एकजुट करने और हमारे प्लैनेट की केयर करने के अमेजिंग गोल्स है। फिर अगला कमेंट है अभिषेक शेठ। इन्होंने लिखा है ब्रिक्स आने वाले डिकेड्स में अल्टरनेटिव करेंसी या अल्टरनेटिव ट्रेड के ढांचे पर काम करेगा। सभी ब्रिक्स कंट्रीज उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और ये वर्ल्ड ट्रेड और वर्ल्ड GDP में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इंडिया और चाइना ऑलरेडी टॉप 5 सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में से हैं। ये G7 कंट्रीज के बेवकूफी भरे नेचर और यूनाइटेड स्टेट्स के ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स प्रिंट करके अदर कंट्रीज में इन्फ्लेशन फैलाने को रोक सकती है। फिर रामा कालीमरवेडी ने लिखा है अगर ब्रिक्स को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो चाइना को अपने नेबर्स के साथ अच्छे से पेश आना होगा
और उनके लैंड्स को ऑक्यूपाई करना बंद करना होगा। अगर चाइना सबसे ढंग से पेश आएगा तो वो इकोनॉमिकली और ग्रो कर पाएगा। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।